हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ में। अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं या आप एक एलोपैथ के प्रैक्टिशनर हैं तो ये वीडियो ही क्या, ये चैनल आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हम मानव से जुड़े हुए मानव के समस्त रोगों के बारे में सूचीबद्ध तरीके से जानकारी लाते रहते हैं। यहाँ पर हम सीखते हैं किसी भी रोग, उसके कारण, उसके लक्षण, उसकी पहचान और उसका एलोपैथिक इलाज क्या है, इसके बारे में हम जानकारी लाते रहते हैं। इसलिए आप हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो देखने के बाद कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पाचन तंत्र से जुड़े हुए रोग के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे पाचन तंत्र से जुड़ा हुआ एक रोग होता है, जो पाचन तंत्र से जुड़ा हुआ एक रोग होता है जो कॉमनली मतलब अधिकांशतः देखा जाने वाला रोग है, जिसे हम लोग अरुचि के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग अरुचि कहते हैं, अरुचि रोग। अरुचि रोग। देखिए, आज हम लोग सीखेंगे अरुचि रोग के बारे में। अरुचि रोग क्या है, अरुचि रोग के लक्षण क्या हैं, अरुचि रोग के कारण क्या हैं, अरुचि रोग की पहचान, मतलब किसी को अरुचि रोग है तो हम कैसे पहचानेंगे, और वीडियो के लास्ट में हम लोग सीखेंगे अरुचि रोग का चिकित्सा के बारे में, अरुचि रोग के इलाज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग सबसे पहले सीखते हैं कि अरुचि रोग क्या है। देखिए, अरुचि रोग क्या है, समझिए। भोजन करने अर्थात खाना खाने की इच्छा ना हो, मतलब भोजन करने, खाना ना खाने की इच्छा को ही अरुचि कहते हैं। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति अरुचि रोग से ग्रसित व्यक्ति भूखे होते हुए भी भोजन करने में असमर्थ होता है, यानी उसको खाद्य पदार्थों के प्रति अरुचि रहती है। मतलब व्यक्ति खाना ना खाने की इच्छा होना, इसी को मतलब खाना खाने की इच्छा ना होना, अर्थात उसको खाद्य पदार्थों के प्रति अरुचि रहना। मतलब पेट से तो भूख लगती है लेकिन खाने की इच्छा नहीं करते, कोई चीज़ मतलब खाने में उसको इच्छा ही नहीं करती है, इसी को अरुचि कहते हैं, मतलब खाना खाने की इच्छा ना होना। ऐसी स्थिति में भोजन चाहे जितना भी स्वादिष्ट क्यों ना हो, ऐसी स्थिति में भोजन चाहे जितना स्वादिष्ट क्यों ना हो, यदि रोगी खाने भी बैठ जाए तो भोजन गले के नीचे ही नहीं उतरता, ऐसा लगता है कि भोजन यहाँ पर अटक गया हो। यदि रोगी भोजन खाने भी बैठ जाए तो भोजन गले के नीचे ही नहीं उतरता, लगता है यहाँ गले में अटक गया हो। इसी को चिकित्सक जगत में अरुचि के नाम से जानते हैं। इसी को अरुचि और अरोचक, भूख ना लगना, खाना खाने की इच्छा ना होना, तो इसी को हम लोग अरोचक, भूख ना लगना, खाना खाने की इच्छा ना होना आदि नामों से जाना जाता है। अब समझिए कि भोजन करने, खाना ना खाने की इच्छा को ही अरुचि कहते हैं। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति भूखे होते हुए भी भोजन करने में असमर्थ रहता है, यानी उसको खाद्य पदार्थों के प्रति अरुचि हो जाती है या अरुचि रहती है। ऐसी स्थिति में भोजन चाहे जितना भी स्वादिष्ट क्यों ना हो, यदि रोगी खाने भी बैठ जाता है तो भोजन उसके गले के नीचे ही नहीं उतरता, ऐसा लगता है यहाँ पर अटक गया। इसी को चिकित्सक जगत में अरुचि के नाम से जानते हैं। इसी को रोचक, भूख ना लगना, खाना खाने की इच्छा ना होना आदि नामों से जाना जाता है। देखिए, कई कभार यह रोग स्वतंत्र रूप से होता है, कई कभार यह रोग स्वतंत्र रूप से होता है, और अधिकांशतः रोगियों मतलब अधिकांशतः यह रोग विभिन्न रोगों से ग्रसित रोगियों में, अधिकांशतः यह रोग विभिन्न रोगों से ग्रसित रोगियों में
उपद्रव के रूप में देखा जाने वाला रोग है। मतलब कई कभार जैसे अरुचि रोग होता है, कई कभार तो स्वतंत्र रूप से होता है, लेकिन अधिकांशतः देखा गया है कि अरुचि रोग विभिन्न रोगों से ग्रसित रोगियों में उपद्रव के रूप में प्रकट होने वाला एक रोग है। उपद्रव के रूप में प्रकट होने वाला एक रोग है। मतलब कि किसी व्यक्ति को ऐसी कोई गंभीर बीमारी है, उसमें एक उपद्रव के रूप में, एक लक्षण के रूप में प्रकट होने वाला एक रोग है। कई कभार यह स्वतंत्र रूप से होता है। देखिए इसमें सबसे अधिक सर्वाधिक जो है पेट, आंत का लीवर तथा आमाशय की खराबी या शरीर के अन्य किसी भाग के कारण अरुचि रोग हो सकता है। उसके अलावा रोगी व्यक्ति जो है कब्ज रहना या कब्ज या चिकना युक्त भोजन या कम रेशेदार भोजन करना, या इसके अलावा आप मान लीजिए कि भोजन के साथ में कम पानी पीना, या इसके अलावा जो है पूरा दिन खाना खाने के बाद पूरा दिन ऐसे ही पड़े रहना, कुछ काम ना करना, ऐसे ही बिस्तर पर पड़े रहना या बैठे रहना, मतलब कुछ परिश्रम ना करने के कारण हाथों की गतिशीलता कम हो जाती है, उसके कारण यह रोग हो जाता है। या इसके अलावा कई कभार हमारे शरीर में जो स्टमक होता है, जठराग्नि में हमारे स्टमक में HCl की मात्रा बढ़ जाना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाना, या इसके अलावा कब्ज के परिणाम स्वरूप या फिर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी, या फिर उदर कृमि बॉम्ब्स, मतलब उदर कृमि बॉम्ब्स ऐसे मतलब प्रोटोजोआ संघ के कोई परजीवी का संक्रमण हमारे पेट में हो जाना, जैसे ना पेट में कीड़े होना, पेट में कीड़े हो जाते हैं, उसके कारण यह रोग होता है। या इसमें सर्वाधिक लीवर और आंत की खराबी तथा मानसिक संतापी या मानसिक विषमता वाले लोगों को यह रोग अधिकांशतः देखा गया है। मतलब ऐसे लोग होते हैं जो मानसिक विषमता, संतापी लोग, मतलब एक अलग दुनिया के लोग, अपने में ही मतलब मस्त रहना, ऐसे लोग होते हैं जो लोग मतलब दुनिया में कहीं कुछ भी हो रहा है, किसी से कोई मतलब नहीं, अपने में ही मतलब खाए पिए या जो भी मतलब अपने में मस्त रहना, एकदम अलग अलग सोच विचार के लोग, ऐसे रोग होते हैं। उन लोगों में यह अधिकांशता देखा गया है। मतलब इस रोग में जो है मानसिक विषमता वाले लोग होते हैं, जो अरुचि रोग होते हैं। कई कभार अरुचि रोग, जो लोगों को अरुचि रोग होता है, अरुचि रोग से ग्रसित व्यक्ति अधिक मानसिक विषमता वाले लोग होते हैं। तो देखिए अब हम लोग समझ गए अरुचि रोग क्या है। अरुचि रोग मतलब भोजन करने, खाना ना खाने की इच्छा को ही अरुचि कहते हैं। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति भूखे होते हुए भोजन करने में असमर्थ रहता है, यानी कि उसको खाद्य पदार्थों के प्रति अरुचि रहती है। ऐसी स्थिति में भोजन चाहे जितना स्वादिष्ट क्यों ना हो, यदि रोगी खाने में बैठ जाए तो भोजन गले के नीचे ही नहीं उतरता। कई कभार यह रोग स्वतंत्र रूप से होता है, लेकिन अधिकांशतः यह रोग विभिन्न रोगों से ग्रसित रोगियों में उपद्रव के रूप में प्रकट होने वाला एक रोग है। यह रोग जो है कई कभार स्वतंत्र रूप से होता है और अधिकांशतः विभिन्न रोगों से ग्रसित रोगियों में उपद्रव के रूप में देखा जाने वाला एक रोग है। इसमें सबसे अधिक लीवर, आंत या आमाशय की खराबी या शरीर के अन्य किसी भाग के कारण हो सकता है, या फिर पूरा दिन परिश्रम ना करने के कारण हाथों की गतिशीलता कम हो जाना, या भोजन के साथ में कम पानी पीना, या कब्ज रहना, या चिकनाई युक्त भोजन या कम रेशेदार भोजन करने से यह रोग होता है। इसके अतिरिक्त विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी या पेट में उदर कृमि बॉम्ब्स, मतलब प्रोटोजोआ संघ के कोई परजीवी का हो जाना, या इसकी मतलब इनकी उपस्थिति, या शरीर में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी, या फिर इसके अलावा सबसे अधिक जो इसमें प्रभावित होता है लीवर, पेड़ू, आंत की खराबी तथा मानसिक विषमता। विषमता मतलब अलग दुनिया के लोग, अपने में ही मस्त रहना, ऐसे लोगों को। उसके अलावा मतलब इस रोग से ग्रसित व्यक्ति मानसिक विषमता वाले लोग होते हैं। देखिए हम लोग समझ गए अरुचि रोग क्या है। अब हम लोगों ने समझ लिया अरुचि रोग क्या है। अब हम लोग सीखते हैं अरुचि रोग नंबर 2 पर सीखेंगे अरुचि रोग के कारण। अरुचि रोग के कारण, देखिए हम लोग सीखने वाले हैं अरुचि रोग के कारण के बारे में। तो देखिए हमने पहले बताया है कि अरुचि रोग जो होता है कई कभार स्वतंत्र रूप से होता है,
लेकिन अधिकांशतः विभिन्न रोगों से ग्रसित रोगियों में उपद्रव के रूप में देखा जाने वाला रोग है। देखिए, जिन रोगियों में यह रोग उपद्रव के रूप में देखा जाने वाला है, मतलब जिन रोगियों में यह रोग जो है उपद्रव के रूप में दिखने वाला रोग होता है, उसके कारण कौन कौन से होते हैं? ये उपद्रव में जो दिखता है उसके कारण, उपद्रव वाले में, उपद्रव जो उपद्रव के रूप में देखा जाने वाला रोग है, उसके ये कारण हम अभी आपको बताने वाले हैं। देखिए, इसमें उपद्रव के रूप में, जिसके कारण ये उपद्रव के रूप में प्रकट होने वाला रोग है, उसके कारण आप समझिए। उसके कारण होते हैं कब्ज, व्यक्ति को कब्ज रहना, कब्ज, ज्वर या संक्रमण रोग, मतलब व्यक्ति को कब्ज रहना या फिर ज्वर बुखार आना, या कोई ऐसा संक्रमण रोग है जिसमें चेचक, मलेरिया, खसरा या टाइफाइड, कोई भी ऐसा संक्रमण रोग जो मतलब वायरल संक्रमण रोग हो, विषाणु जनित, जीवाणु जनित रोग, ये एक कारण माना जाता है। इसके अलावा यकृत से संबंधित कोई रोग है व्यक्ति को, जैसे यकृत से संबंधित रोग जैसे पीलिया हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, या कैंसर है आदि, मतलब इत्यादि जो होते हैं, ये प्रमुख कारण माने जाते हैं। इसके अलावा छाया रोग है, ट्यूबरक्लोसिस है, या फिर फेफड़े से जुड़ा हुआ कोई रोग है, या ये प्रमुख कारण माने जाते हैं। इसके अलावा यह कोई व्यक्ति है जो कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित है, जिसके लिए व्यक्ति को 1-2 महीने बिस्तर पर रहना पड़ा हो या रहना पड़े, जिस जैसे किसी को हार्ट अटैक हुआ है, किसी की ये कोले की हड्डी हट गई है, या किसी का एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट के बाद में सर्जरी हुई है, मतलब कोई ऐसी बीमारी या कोई ऐसी परेशानी जिसके कारण व्यक्ति को 1-2 महीने के लिए बिस्तर पर रहना पड़े, उसके कारण मतलब ये एक प्रमुख कारण माना जाता है। भाई कोई व्यक्ति है, रोगी है, मतलब 1-2 महीने बिस्तर पर पड़ा रहेगा तो उसको मतलब खाना ही नहीं खा पाएगा, और खाना ना खाने पाने की वजह से भाई कुछ, जब बिस्तर पर ही पड़े हैं तो कुछ काम करेगा, ना हाथ चलेंगे ना पैर, ज़्यादा कुछ चलेगा नहीं, तो शरीर की सभी क्रियाएं कम हो जाएंगी, मतलब जो है आंतों की गतिशीलता कम हो जाएगी, उसके कारण भी अरुचि रोग होता है। या ये भी एक कारण जो है जिसके कारण व्यक्ति को 1-2 महीने बिस्तर पर रहना पड़े, ऐसी कोई गंभीर बीमारी हो, तो ये भी अरुचि रोग का एक प्रमुख कारण माना जाता है। इसके अलावा शोक, भय, चिंता, क्रोध या अत्यधिक लोभ या अत्यधिक गंध सेवन, मतलब व्यक्ति कोई ऐसी जगह पर रह रहा है जहाँ बहुत ज़्यादा वायु प्रदूषण है, मतलब उसको गंध ज़्यादा आती है, या मतलब दुर्गंध वाली जगह पर रहता है, तो ये भी एक अरुचि रोग का प्रमुख कारण माना जाता है। इसके मतलब इसमें, या फिर हम मान के चलिए अधिक चिंता, तनाव, डिप्रेशन में व्यक्ति रहता है, भाई तनाव में रहता है कोई व्यक्ति, या किसी को कोई ऐसी गंभीर बीमारी है जो पूरा दिन रात उसी के बारे में सोचता रहता है, तो उसे भी अरुचि रोग हो जाता है। देखिए, अब हमने मोटे मोटा जो समझ लिया है, ये अरुचि रोग के कारण, कौन से कारण, जिनके कारण जो है अरुचि रोग उपद्रव के रूप में प्रकट होता है, ऐसे कारण जिन कारणों की वजह से यह अरुचि रोग उपद्रव के रूप में प्रकट होने वाला होता है, जिसमें उपद्रव के रूप में देखा जाता है, वो कौन से, चेचक, मलेरिया, खसरा, या फिर यकृत के जो कोई जुड़े हुए रोग जैसे पीलिया, हेपेटाइटिस, कैंसर, इसके अलावा छाया रोग, ट्यूबरक्लोसिस, या फेफड़े से जुड़े हुए कोई अन्य रोग, या कुछ ऐसी गंभीर बीमारी जिसके कारण व्यक्ति को 1-2 महीने तक बिस्तर पर रहना पड़ा हो। इसके अलावा शोक, चिंता, भय, क्रोध, या हिस्टीरिया या निंद्रा, नींद नहीं आती है। इसके अलावा कोई मानसिक ऐसी स्थिति है, या फिर अधिक चिंता, तनाव, डिप्रेशन। तो ये हम लोगों ने समझ लिया उपद्रव वाले। अब स्वतंत्र रूप से जो लक्षण होते हैं, मतलब जो व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से यह रोग होता है, ये सभी कारण हो सकते हैं जो हमने बताया। कोई पेशेंट आया हुआ है, हम उसको देखना है, उसको इलाज करना है, तो इलाज के लिए रोग को बहुत बारीकी से समझना पड़ता है। पता चले किसी को कोई संक्रमण रोग हो, हमने देख लिया हाँ इसको भूख नहीं लगती है, भाई खाना खाने का मन नहीं करता है, बैठता है तो 1-2 और खा पाता है, इसको अरुचि रोग है। और आप अरुचि रोग की चिकित्सा करेंगे तो भाई अब उसको संक्रमण रोग है तो थोड़ी ना ठीक हो जाएगा, तो सबसे पहले उसको पहचानना होगा। ये सभी लक्षण जो हैं, ये उपद्रव जिसके कोई
ऐसी बीमारी के कारण या उपद्रव के रूप में प्रकट होता है। ये सभी कारण हो सकते हैं जो अभी हमने बताए हैं, जैसे कब्ज, ज्वर, संक्रमण रोग वगैरह वगैरह जो भी बताए हैं, ये सभी हो सकते हैं। इसके अलावा जो मुख्य कारण माने जाते हैं, प्रमुख कारण माने जाते हैं, जिसमें यह स्वतंत्र रूप से होने वाला रोग होता है, ये उपद्रव वाले कारण हो गए। अब नंबर 3 पर हम लोग सीखेंगे अरुचि रोग के कारण। ये कौन से होते हैं? प्रमुख। ये कौन सा? ये उपद्रव के रूप में, ये प्रमुख। अभी जो इसके जो प्रमुख कारण माने जाते हैं वो मैं बताने वाला हूँ आपको, ये नोट करने वाले हैं, इनको आप मतलब इनको ध्यान रखिए। ध्यान उनको भी रखना है क्योंकि उनको इन चीज़ों के बारे में सोच के तभी हमको उसको, कोई पेशेंट को है आगे देखना है कि कहीं व्यक्ति में ये कोई ऐसे संक्रमण वाले रोग तो नहीं है, या यकृत से जुड़े हुए या कुछ ऐसे रोग नहीं है। अब मेन जो अरुचि रोग होता है, मुख्यतः अरुचि रोग जो है आमाशय की खराबी के कारण होता है। अरुचि रोग, ये सभी संक्रमण वाले रोग हो सकते हैं, लेकिन मुख्यतः जो अरुचि रोग होता है यह आमाशय की खराबी के परिणाम स्वरूप होता है। इस रोग में शरीर की अपेक्षा जो है मानसिक कारणों का अधिक महत्व होता है। इस रोग में शरीर की अपेक्षा मानसिक कारणों का अधिक महत्व होता है। या फिर इसके अलावा जो मुख्य कारण माना जाता है वो है पौष्टिक भोजन करने के बाद सारा दिन बिना परिश्रम किए बैठे रहने के कारण भी अरुचि रोग हो जाता है। यह खाना खाने के बाद पूरा दिन बिना परिश्रम के ऐसे ही बैठे रहना, ये भी अरुचि रोग का एक प्रमुख कारण माना जाता है। इसके अलावा एक श्लेष्मिका शोथ, श्लेष्मिका शोथ जो है अरुचि रोग का प्रमुख कारण माना जाता है। जैसे श्लेष्मिका शोथ क्या होता है? श्लेष्मिका शोथ ऐसी स्थिति को कहते हैं जिसमें हमारे शरीर के अंदर होने वाले सभी चयापचय क्रियाएं अत्यधिक मंद हो जाती हैं। सभी चयापचय क्रियाएं अत्यधिक मंद हो जाती हैं, इसको ही श्लेष्मिका शोथ कहते हैं। ये सभी जो है ये मुख्य कारण अरुचि रोग के माने जाते हैं। कौन कौन से? मतलब आमाशय की खराबी के कारण, मुख्यतः यह आमाशय की खराबी के ही कारण होता है। या इसके अलावा जो है इसमें शरीर की अपेक्षा मानसिक कारणों का अधिक महत्व होता है। या पौष्टिक भोजन करने के उपरांत सारा दिन बैठे रहना, तो इसमें आंतों की गतिशीलता कम हो जाने के कारण अरुचि रोग होता है। यह एक प्रमुख कारण माना जाता है। मतलब खाना खाने के बाद पूरा दिन बैठे रहना यह प्रमुख कारण माना जाता है। इसके अलावा श्लेष्मिका शोथ, श्लेष्मिका शोथ ऐसी स्थिति को कहते हैं जिसमें शरीर के अंदर होने वाली सभी चयापचय क्रियाएं अत्यधिक मंद हो जाती हैं। तो हमने समझ लिया है अरुचि रोग के बारे में, अरुचि रोग क्या है, अरुचि रोग के कारण जो जिनके कारण रोग जो है उपद्रव के रूप में प्रकट होता है, और अरुचि रोग के ये प्रमुख कारण भी हमने समझ लिए। अब आगे समझते हैं अरुचि रोग के जो है लक्षण, मतलब अरुचि रोग की पहचान या लक्षण। अब हम लोग सीखेंगे अरुचि रोग के लक्षण। तो अरुचि रोग में लक्षण कौन कौन से होते हैं जिनको देखकर हम पहचान सकें? तो वो लक्षण कौन कौन से होते हैं? ठीक है, सबसे पहला लक्षण जो होता है वही रोगी को भूख नहीं लगती है। यदि वह खाना खाने बैठ भी जाए तो एक दो कौर या एक आधी रोटी खा के उठ जाता है और आगे खाने की अनिच्छा प्रकट करता है, मतलब और उसको अपना पेट भरा भरा मालूम होता है या उसको भरा भरा प्रतीत होता है। मतलब पहली पहचान देखिए, व्यक्ति खाना नहीं खा पाएगा, अगर उसको बुलाएंगे खाना खाने के लिए तो बस एक दो कौर खाएगा, खाने के बाद में उठ जाएगा, कहेगा अब नहीं खा पाएंगे। एक दो कौर खाने के बाद में या एक आधी रोटी खा भी ली, एक आधी रोटी खाने के बाद बहुत थोड़ा खाने के बाद रोगी बस उठ जाता है, आगे खाने की अनिच्छा प्रकट करता है और उसको अपना पेट भरा भरा मालूम होता है। देखिए पहला ये लक्षण हो गया, इससे हमें पहचान, मतलब रोगी को पहचानना है। ऐसे ही बताया तो हमें समझ लेना है कि अरुचि रोग है, मतलब एक दो कौर खाने के बाद में या एक आधी रोटी खाने के बाद में उठ जाता है और
बस आगे खाने की अनिच्छा, मतलब उसकी इच्छा ही नहीं होती, और उसको एक बहुत थोड़ा सा खाने के बाद में ही अपना पेट भरा भरा मालूम होने लगता है। इसके अलावा दूसरा दूसरा जो लक्षण है जिससे हम लोग पहचानेंगे, मतलब उसके मुंह का स्वाद जो है खट्टा खट्टा सा प्रतीत होगा और मुंह में पानी भर आता है। मतलब मुंह का स्वाद जो है खट्टा खट्टा लगता है और मुंह में पानी भर आता है। मतलब उसको जो प्राकृतिक स्वाद, मतलब जो हमें हर एक चीज में एक स्वाद प्राकृतिक जो नेचुरली स्वाद आता है, मतलब किसी चीज में वो स्वाद ही नहीं रहेगा। अभी मिर्चा खाएगा तो उसको मिर्चा नहीं, मीठा भी खा रहा है तो उसको, मतलब जैसा हमें नेचुरली जो है प्राकृतिक स्वाद लगता है उस स्वाद में बदलाव, मतलब कोई चीज अच्छी ही नहीं लगती, एक उसका अलग ही टेस्ट, कोई चीज भी रोगी खाएगा उसको उसका स्वाद ही नहीं आता, एक अलग टेस्ट आता है। ये इससे हमें पहचान जो है बहुत ऐसी चीजें देखने के बाद में, मतलब ऐसे पहचानेंगे कि व्यक्ति को प्राकृतिक स्वाद में बदलाव आ जाएगा। उसी को उसको कोई भी चीज खाने को देंगे तो उसको वो जो प्राकृतिक स्वाद उस चीज में होता है वो उसको स्वाद ही नहीं आता है। इसके अलावा रोगी को सूखी डकारें आएंगी। सूखी डकारें आने के बाद उसको जो है पेट में भारी भारी सा प्रतीत होगा, मतलब पेट भरा भरा लगाने लगता है। और इसके अलावा शरीर, इसके अलावा जो है मुख्य लक्षण माना जाता है जिससे हम पहचानेंगे, जिस व्यक्ति को भी अरुचि रोग होगा मतलब उसको शरीर में आलस, सुस्ती, थकवाहट रहेगी, और बहुत थोड़ा सा काम करने के बाद रोगी अपने आप को अत्यधिक थका हुआ महसूस करता है। मतलब अभी नल से एक बाल्टी पानी चला है, बस एकदम बहुत जोर हाँफनी आने लगी, एकदम थक जाएगा व्यक्ति। बहुत थोड़ा सा परिश्रम करने के बाद अपने आप को बहुत थका थका महसूस करता है, अनुभव करता है। और इसके अलावा जो है व्यक्ति के स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाता है। मतलब चिड़चिड़ापन, व्यक्ति को कुछ कहेंगे एकदम बोलेगा ही नहीं, बोलेगा तो एकदम बहुत गुस्से से बोलेगा, एकदम चिड़चिड़ापन आ जाएगा। और अथवा चिड़चिड़ापन के अलावा मतलब जरा जरा सी बहुत थोड़ी थोड़ी बात पर एकदम उसको रोगी को क्रोध आ जाता है, मतलब बहुत गुस्सा बहुत जल्दी आने लगता है। इसके अलावा रोगी की जो है त्वचा जो है शुष्क ड्राई हो जाती है। इसके अलावा उसके मुंह में उष्णता और दुर्गंध आती है। मतलब जब रोगी होगा उसके शरीर में बिल्कुल जो है शरीर एकदम शुष्क शुष्क मालूम होगा, एकदम ड्राई ड्राई शुष्क। और इसके अलावा मतलब बोलेगा व्यक्ति तो उसको मुंह से भाप जो है उष्णता जैसी निकलेगी, उष्णता, और मुंह से दुर्गंध आने लगेगी। इन सभी लक्षणों से हम रोगी को आसानी से पहचान सकते हैं। और जो रोगी होगा, मतलब जो भी व्यक्ति अरुचि रोग से ग्रसित होगा वो हमेशा मानसिक तौर पर चिंतित रहेगा। मतलब मानसिक तौर पर चिंतित रहता है, और लंबे समय तक पर्याप्त भोजन न करने की अवस्था में रोगी का जो है शरीर बहुत ही कमजोर हो जाता है। शारीरिक भार में बहुत अधिक कमी आ जाती है। इस लक्षण से भी हम लोग पहचान सकते हैं। इसके अलावा जो है वही बात, भोजन जो है यहाँ लगता है यहाँ अटकता हो, गले के नीचे नहीं उतरता। इसके अलावा जो मुख्य लक्षण है जिससे हम लोगों को पहचानना है कि रोगी को हृदय के समीप यहाँ पर एक जलन टाइप की उष्णता जो है यहाँ पर ऐसा अतिदाह, मतलब एक ऐसी अतिदाह एक सिचुएशन समझते हैं, मतलब यहाँ पर एक ऐसी जलन टाइप की महसूस होना जिससे मतलब रोगी को हर वक्त प्यास की अधिकता रहती है। मतलब पानी पीने की इच्छा, पानी बहुत पिएगा रोगी। मतलब यहाँ पर हृदय के समीप अतिदाह और प्यास की अधिकता रहती है। इसके अलावा मतलब दीर्घकालीन, मतलब लंबे समय से किसी को अरुचि रोग चल रहा है, या एक भाई मान लीजिए 1-2 महीने से किसी को अरुचि रोग हो तो भाई खाना नहीं खा पाएगा, तो उसके कारण जो है रोगी में खून की कमी आ जाती है। रोग की मतलब रोगी में खून की कमी आ जाती है। तो हमने समझ लिया लक्षण कौन कौन से हैं। लक्षणों के बारे में हम लोगों ने अब लक्षणों के बारे में समझ लिया है। कौन कौन से लक्षण हैं, जैसे रोगी को भूख नहीं लगती है एक दो कौर खाने मतलब एक दो कौर खाने के बाद में आगे खाने की अनिच्छा प्रकट करता है। इसके अलावा जो है और रोगी के जो है स्वभाव, मतलब प्राकृतिक स्वाद में बदलाव आ जाता है। उसको हर एक चीज मतलब खट्टा खट्टा सा प्रतीत होता है, मुंह में पानी भर आता है। इसके अलावा सूखी डकारें आती हैं, बहुत थोड़ा खाने के बाद पेट भरा भरा महसूस होता है। इसके अलावा शरीर में आलस, सुस्ती, थकवाहट रहती है। बहुत मामूली सा परिश्रम करने के बाद रोगी अपने आप को अत्यधिक थका हुआ महसूस करता है। इसके अलावा जो है स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाता है,
क्रोधी टाइप का हो जाता है, मतलब बहुत थोड़ी सी बात पर व्यक्ति को क्रोध आ जाता है। इसके अलावा रोगी का चेहरा शुष्क ड्राई मतलब शुष्क हो जाता है, बिल्कुल ऐसा शुष्क मतलब शुष्क हो जाता है। इसके अलावा उसके मुंह से उष्णता और दुर्गंध आने लगती है। इसके अलावा रोगी जो है मानसिक तौर पर हमेशा चिंतित रहता है और लंबे समय से भोजन न कर पाने की स्थिति में बहुत ही कमज़ोर हो जाता है। इसके अलावा शरीर भार में कमी आ जाती है। इसके अलावा रोगी के भोजन जो है गले से नीचे ही नहीं अटकता और उसको हृदय के समीप अतिदाह मतलब यहाँ पर ऐसी जलन टाइप का अनुभव होता है और जो है प्यास की अधिकता रहती है, मतलब उसको प्यास ज़्यादा लगती है। और दीर्घकालीन रोग के चलते मतलब लंबे समय तक रोग के रहने पर रोगी को जो है खून की पर्याप्त कमी हो जाती है, अनीमिया हो जाती है। देखिए अब हमने समझ गए हैं कि अरुचि रोग के लक्षण कौन कौन से हैं, मतलब हमें पहचान कैसे करनी है, लक्षण कौन कौन से हैं। देखिए अब हम लोगों ने सीख लिया अरुचि रोग क्या है, अरुचि रोग के कारण जो उपद्रव के रूप में प्रकट होता है वो कारण और प्रमुख कारण और लक्षण। अब हम लोग अरुचि रोग के परिणाम के बारे में, अरुचि रोग की पहचान या परिणाम, अरुचि रोग के मतलब परिणाम क्या होंगे। चलिए परिणाम ही डाल लेते हैं हेडिंग 5 नंबर पर। देखिए परिणाम का मतलब होता है मतलब हम कोई काम कर रहे हैं तो उसका हमें परिणाम क्या मिलेगा, अच्छा परिणाम मिलेगा या बुरा परिणाम मिलेगा। मतलब कोई चीज में आखिर में उसका निचोड़ क्या आता है, मतलब किसी को कोई रोग 1-2 महीने से चल रहा है तो उसका परिणाम क्या होगा। तो परिणाम के बारे में जानते हैं, परिणाम क्या होगा। भाई परिणाम क्या होगा आप ऐसे ही समझ गए होंगे, क्योंकि भाई जिसको भोजन न करने, खाना खाने के प्रति अरुचि रहना, शरीर भर में कमी, मतलब खाना नहीं खा पाएगा तो उसका परिणाम क्या होगा। परिणाम ये होगा कि लंबे समय से भोजन न कर पाने की स्थिति में व्यक्ति में कब्ज या बेचैनी रहेगी। मतलब इनके कारण सरलता से पहचाना जा सकता है। और जो परिणाम होगा रोग के अधिक लंबे समय चलते रहने से और उसकी उचित चिकित्सा न होने, चिकित्सा व्यवस्था के अभाव में। भाई किसी को रोग है मतलब लंबे समय से रोग चलता रहा है और उसकी कोई उचित चिकित्सा नहीं हो रही है या उचित परहेज नहीं हो रहा है तो उसके परिणाम स्वरूप भाई क्या होगा, रोगी व्यक्ति के शरीर में जितनी भी धातुएं, समस्त धातुएं हैं, जितनी भी धातुएं होती हैं जैसे रस, रक्त, मेघ, मांस, अस्थि, मज्जा, वीर्य, ये समस्त धातुएं सूखने लगती हैं और रोगी का शरीर भार अत्यधिक कम हो जाता है, बहुत ही रोगी कमजोर हो जाएगा। भाई किसी को ये दिक्कत लंबे समय तक रहेगी तो उसका परिणाम क्या होगा। भाई परिणाम शरीर में जब भाई वो पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं जाएगा तो क्या होगा, शरीर की सभी धातुएं, जितनी भी शरीर की धातुएं होती हैं सभी सूखने लगेंगी या शरीर में नहीं बचेंगी। जैसे धातुएं होती हैं रस, रक्त, मांस, मेघ, अस्थि, मज्जा, वीर्य, जो है समस्त धातुएं समाप्त हो जाएंगी या सूख जाएंगी। तो देखिए अब हम लोग सीख गए हैं कि अरुचि रोग क्या है, अरुचि रोग के कारण क्या है, अरुचि रोग के लक्षण, अरुचि रोग की पहचान क्या है और अरुचि रोग का परिणाम के बारे में सीख गए। अब हम लोग सीखेंगे अरुचि रोग के चिकित्सा के बारे में। देखिए अब हम लोग सीखेंगे अरुचि रोग के चिकित्सा के बारे में। अब हम लोग सीखेंगे अरुचि रोग की चिकित्सा के बारे में। किसके बारे में, चिकित्सा। बारे में ओके। देखिए किसी भी रोग की चिकित्सा करने से पहले उसके प्रमुख कारणों को समझना होता है। भाई आप किसी चीज का भी कोई जो है उसका निदान कर रहे हैं, चिकित्सा क्या होता है भाई, चिकित्सा का मतलब होता है कि किसी भी चीज का निदान, चिकित्सा को ही एक
दूसरा शब्द यूज करते हैं निदान। निदान का मतलब कि उस समस्या से उसको निजात दिलाना। अब कोई भी समस्या है उसको निजात उस समस्या तभी मिलेगा जो उसके कारण को पता करेंगे। तो किसी भी रोग की चिकित्सा करने से पहले उसके मुख्य कारण को समझते हैं। तो है अरुचि रोग की हमें चिकित्सा करनी है तो हम लोग उसके प्रमुख कारण को समझकर उसको पहले दूर करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले जो है हम देखेंगे अगर रोगी को कोई मानसिक कारण है या कोई मानसिक ऐसी दिक्कतें है तो उसके लिए हम चिंता जो है जिसको चिंता मतलब चिंता का निराकरण करेंगे। इसमें हम लोग मानसिक तौर के लिए कोई शमक औषधि का इस्तेमाल करेंगे, शमक औषधि का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा जो हमें पहले सबसे पहली जो ट्रीटमेंट देनी है, सबसे पहले जो इलाज करना है वो किसी भी प्रकार का अरुचि रोग हो, किसी भी प्रकार का अरुचि रोग हो, सबसे पहले जो हमें चिकित्सा करनी है वो सबसे पहली चीज जो देनी है हमको उदर कृमि नाशक औषधि देनी है। कौन सी औषधि देनी है? उदर कृमि नाशक औषधि। कौन सी औषधि? कृमि नाशक औषधि। सबसे पहली कौन सी औषधि देनी है? कृमि नाशक औषधि। इसमें पहली टेबलेट आती है अल्बेंडाजोल। अल्बेंडाजोल। इसके अलावा आती है मेविंडाजोल। मेविंडाजोल। देखिए कोई भी एडल्ट व्यक्ति है तो उसको या एक एक टेबलेट सुबह शाम, एक एक टेबलेट सुबह शाम, एक एक टेबलेट सुबह शाम जो है 5 दिनों तक, 5 दिनों तक देनी है। देखिए सबसे पहली जो औषधि हमको देनी है उदर कृमि नाशक औषधि देनी है। कौन सी? अल्बेंडाजोल या मेविंडाजोल। यह अपने जेनेरिक नाम से या अपने मूल नाम से, और मार्केट में कई ब्रांड नाम हो सकते हैं, अलग अलग एरिया में अपने अलग अलग नामों से जानी जाती है, लेकिन इसका जो मुख्य योग नाम है वो अल्बेंडाजोल मेविंडाजोल रहता है। यह एक एक टेबलेट सुबह शाम एडल्ट को लगभग 5 दिनों तक देनी है। यदि कोई 2 साल से कम उम्र का बच्चा है तो उसको यह सिरप, इसकी एक सिरप फॉर्म आती है वो सिंगल डोज की होती है, उसका प्रयोग कराना है। और इसका प्रयोग हफ्ते में 2 बार और टोटल 4 डोज ही देनी है। और यह औषधि जो है बच्चों में अधिक बहुत ही इसकी आवश्यकता है तो ही प्रयोग करें, और बच्चों में यह औषधि जो है बहुत ही सावधानी के साथ दें। और 60 साल के ऊपर के मतलब ज़्यादा के उम्र के जो लोग होते हैं, बुजुर्ग हैं, वो इस औषधि का प्रयोग निडरता से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा जो दूसरी हम लोग सिरप देंगे, क्योंकि इस रोग से ग्रसित व्यक्ति जो होगा उसमें काफ़ी लंबे समय से ग्रसित रहने से या पीड़ित होने से व्यक्ति में शरीर में जो है खून की पर्याप्त कमी आ जाती है। और इसके अलावा दीपन पाचन औषधियाँ दें, लीवर को मजबूत करने की औषधियाँ दें। तो इसके लिए हम सबसे पहले जो सिरप देंगे, सबसे पहले देंगे लीवर को मजबूत कर, दूसरी जो औषधि होगी कृमिनाशक और दूसरी जो औषधि देंगे लीवर को मजबूत करने की औषधि। मजबूत करने की औषधि। इसमें देखिए सिरप आती है, इसकी जो सबसे पहले आती है सर्वोलीन। सबसे पहले जो सिरप आती है सर्वोलीन। इसके अलावा दूसरी जो सिरप आती है सिरप लीवर 52। इसके अलावा सिरप एडल्यूफोर्ट। देखिए इसमें से कोई भी एक सिरप का प्रयोग, इसमें से कोई एक ही सिरप का प्रयोग आप कर सकते हैं। इसमें अगर आप सर्वोलीन सिरप का प्रयोग करते हैं तो 10 ml सुबह
शाम खाना खाने के पहले, खाना खाने से पहले, खाना खाने से 10 मिनट पहले समान जल के साथ लेंगे। और इसके अलावा अगर आप सिर्फ लीवर 52 दे रहे हैं या लीवर एडली फोर्ट दे रहे हैं, और लीवर 52 की एक डीएस फॉर्म भी आती है, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। वो कंडीशन पर देखा जाता है व्यक्ति, डीएस मतलब डबल सप्लीमेंट, इसकी डीएस और सिंगल दोनों आती हैं, आप चाहें जो भी यूज कर सकते हैं। तो यदि इसमें से लीवर 52 या एडली फोर्ट का प्रयोग करते हैं तो 10 ml जो है 10 ml सुबह शाम खाने के बाद। ठीक है, इसके अलावा हम जो ये हो गया आपका पहला कृमिनाशक, दूसरा लीवर को मजबूत करने की, तीसरी जो औषधि देंगे वो देंगे कौन से, अरुचि नाशक औषधि, अरुचि नाशक औषधि। देखिए इसमें बहुत से ब्रांड नेम आते हैं, इसका जो ये अपने जर्निंग नेम से या मूल नाम से जो आती है वो होता है सिरप। अगली जो प्रयोग करनी है 3 नंबर, सिरप सिप्रोहेप्टाडिन। देखिए ये तरह तरह हर एक जगह पर एरिया और डॉक्टर के हिसाब से अलग अलग नामों से आती हैं, ब्रांड नेम होते हैं, जैसे एल सिरप, सिप्लेटिन सिरप, सिप्रोवाल सिरप, साइटिन सिरप, या इसके अलावा साइपांजी सिरप। लेकिन ये अपने मूल नाम से सिप्रोहेप्टाडिन के नाम से आप इसको इजीली किसी भी मेडिकल से खरीद सकते हैं, या हर जगह पर मार्केट में अवेलेबल है अपने ब्रांड मतलब जेनेरिक नाम से सिप्रोहेप्टाडिन। इसके अलावा हम लोग तीसरी जो औषधि का प्रयोग करेंगे सिप्रोहेप्टाडिन। इसका प्रयोग हम 10-10 ml सुबह शाम खाना खाने के बाद में लेंगे। इसके अलावा तीसरे जो चौथे नंबर पर सब प्रयोग करेंगे, चौथे नंबर पर कौन सी औषधियों का प्रयोग करेंगे, रक्तवर्धक औषधि, रक्तवर्धक रक्तवर्धक औषधि का प्रयोग करेंगे। इसमें कौन सी आती है, सिरप हेप्टाग्लोबिन, इसके अलावा सिरप हीमोफोर्ट, इसके अलावा सिरप डिस्कोरेंज। इसमें से कोई एक औषधि का प्रयोग आप कर सकते हैं, इसमें से जिसे सिरप सिप्रोहेप्टाग्लोबिन, हीमोफोर्ट, डिस्कोरेंज, इसमें से कोई एक औषधि 10 ml सुबह शाम खाने के बाद। ओके, इसके अलावा अगला जो हम औषधि प्रयोग करेंगे उसमें आ जाएगा आपका कैप्सूल, जो है का कैप्सूल कोवाडेक्स, दूसरा है कैप्सूल बिकासूल, इसके अलावा कैप्सूल बिकाडेक्सामीन। ठीक है, इसमें से
इनमें से कोई भी एक कैप्सूल जो है सुबह शाम जल के साथ सेवन कराएं। ओके, इसके बाद में अगला जो हमको देना है, अगला जो प्रयोग करेंगे उसमें, अगला औषधि का जो प्रयोग करेंगे इसमें आएगा आपका कैप्सूल, ट्रिबिटाल, इसके अलावा कैप्सूल न्यूरोकाइंड गोल्ड, इसके अलावा जो अगला कैप्सूल है न्यूरोकाइंड गोल्ड, कैप्सूल फिकोल, कोई एक कैप्सूल जो है दोपहर में एक। इसके अलावा अगला जो हम लोग यूज करेंगे वो होगा आपका, अगला जो यूज होगा आपका, देखिए अगला जो यूज होगा आपका ऑप्टिन्यूरॉन, ये इंजेक्शन और टेबलेट। इसके अलावा आपका न्यूरोबियान इंजेक्शन व टेबलेट। इसके अलावा पोलीबियान इंजेक्शन व टेबलेट। देखिए अब हम लोगों को पूरा ट्रीटमेंट के बारे में सीखना है। तो देखिए हर एक किसी भी प्रकार की रुचि हो उसमें सबसे पहले जो औषधि हम लोग देंगे वो उदर कृमिनाशक औषधि देंगे, जिसमें अल्बेंडाजोल या मेबेंडाजोल, इनमें से कोई एक टेबलेट सुबह शाम रोगी को 5 दिनों तक देनी है। इसके अलावा साथ में सिरप लीवर को मजबूत करने की औषधि, जिसमें सिरप सर्वोलिन या सिरप लीवर 52 या लीवर 52DS, या इसके अलावा एडलिप फोर्ट, इसमें से कोई एक सिरप रोगी को 10-10 ml सुबह शाम दे सकते हैं। इनमें से कोई एक सिरप, चाहे लीवर सर्वोलिन, चाहे लीवर 52, चाहे एडलिप फोर्ट। देखिए इसमें अगर आप सिरप सर्वोलिन देते हैं तो 10-10 ml सुबह शाम खाना खाने से 10 मिनट पहले समान जल के साथ देंगे। और इसके अलावा अगर सिरप लीवर 52DS या एडलिप फोर्ट देते हैं तो 10-10 ml सुबह शाम खाना खाने के 10 मिनट बाद में देंगे। इसके अलावा अगला जो देंगे अरुचि नाशक औषधि का प्रयोग करेंगे। अरुचि नाशक औषधि में सबसे जो मुख्य औषधि होती है अपने योग से, मतलब सिप्रोहेप्टाडीन के योग से आती है। अब जगह जगह पर, हर एक जगह पर इसके ब्रांड नेम अलग अलग होते हैं। ब्रांड नेम में जैसे इसके कई ब्रांड नेम होते हैं, जैसे सिप-एल सिरप, सिप्लेक्टिन सिरप, सिप्रोबोल सिरप, साइपानजी सिरप, सिप्लेक्टिन सिरप, मतलब तरह तरह पर हर एक जगह पर अलग अलग नामों से आती है, लेकिन मुख्य जो नाम रहता है दवा का सिप्रोहेप्टाडीन। तो इस औषधि का प्रयोग करना है सिप्रोहेप्टाडीन, योग से कोई भी सिरप हो उसका प्रयोग कर सकते हैं आप 10-10 ml सुबह शाम।
इसके अलावा अगली जो औषधि का प्रयोग करना है उसमें रक्तवर्धक औषधि का, जिसमें सिरप हेप्टाग्लोबिन हो गया, सिरप हीमोफोर्ट हो गया या सिरप डिस्कोरेज। इसमें से कोई एक औषधि का प्रयोग आप 10-10 ml सुबह शाम खाना खाने के बाद करेंगे। इसके अलावा आप अगला जो औषधि का प्रयोग करेंगे कोवाडेक्स कैप्सूल या बीकासूल कैप्सूल या बीकाडेक्सामीन कैप्सूल। इसमें से कोई एक कैप्सूल रोगी को सुबह शाम देंगे। इसके अलावा अगला जो इलाज करेंगे उसमें कैप्सूल रेबिटाल हो गया या कैप्सूल न्यूरोकाइंड गोल्ड या कैप्सूल फिकपिकाल। इसमें से कोई एक कैप्सूल 24 घंटे में एक कैप्सूल देना है, दोपहर एक कैप्सूल देंगे। इसके अलावा जो प्रयोग करेंगे ऑप्टिन्यूरान या इंजेक्शन और टेबलेट, न्यूरोबियान इंजेक्शन व टेबलेट, इसके अलावा पोलिबियान इंजेक्शन या टेबलेट। इसमें से कोई एक औषधि का प्रयोग, जैसे आप ऑप्टिन्यूरान का प्रयोग कर रहे हैं तो ऑप्टिन्यूरान टेबलेट और इंजेक्शन दोनों, देखिए एक एक टेबलेट सुबह शाम, एक एक टेबलेट सुबह शाम और एक इंजेक्शन एक दिन छोड़ के कुल जो है 10 इंजेक्शन का प्रयोग करना है। देखिए इतना आप ट्रीटमेंट करने के बाद में अरुचिनाशक जो भी अरुचि, किसी भी प्रकार का अरुचि हो 100% ठीक हो जाएगा। और इसके अलावा यदि रोगी को इतना सब ट्रीटमेंट देने के बाद भी यदि रोगी को जो है अधिक कमजोरी की स्थिति मालूम होती है या रोगी को अधिक कमजोरी की स्थिति लगती है तो उसके लिए आप जो प्रयोग कर सकते हैं, मतलब इतना सब ट्रीटमेंट देने के बाद भी यदि कर रहे हैं, उसके अलावा यदि रोगी को अधिक कमजोरी की स्थिति महसूस होती है तो आप प्रयोग कर सकते हैं इंजेक्शन DD 25 mg इंजेक्शन जो है प्रत्येक सप्ताह में एक, IM लगाएं। प्रत्येक सप्ताह में एक IM लगाएं, इंट्रामास्कुलर लगाएं। देखिए ये जो DD 25 इंजेक्शन आता है यह एक कार्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन होता है। इस इंजेक्शन का प्रयोग करने से पहले कंपनी द्वारा दिए गए साहित्य को अच्छी प्रकार से पढ़ लें, उसके बाद में इस इंजेक्शन का प्रयोग करें। और इसके अलावा आप साथ में दे सकते हैं, जैसे ये आप कोवाडेक्स और ऑप्टिन्यूरान या न्यूरोबियान या पोलिबियान कोई एक टेबलेट, और इसके साथ में लीवर या T2 सिरप ये चला सकते हैं, एक एक टेबलेट सुबह शाम। देखिए आप टोटल फिर से एक बार नजर डाल लेते हैं इलाज के ऊपर। देखिए सब हर एक प्रकार के रुचि में हमें सबसे पहली औषधि देनी है उधर कृमिनाशक औषधि। इसमें एल्बिंडाजोल या मेबिंडाजोल में से कोई एक टेबलेट सुबह शाम 5 दिनों तक दे सकते हैं। यदि 2 साल से कम उम्र का बच्चा है तो उसके लिए सिरप फॉर्म आती है, उसका प्रयोग करें। और सिर्फ 4 ही डोज देनी है, सिंगल डोज की एक सिरप आती है, सप्ताह में 2 बार देनी है बच्चे को। इसके अलावा एडल्ट है तो एक एक टेबलेट सुबह शाम 5 दिनों तक देनी है। देखिए बच्चों में इसका प्रयोग अत्यधिक सावधानी के साथ करें, लेकिन 60 वर्ष से जो अधिक उम्र के लोग लोग होते हैं उनमें इसका प्रयोग निडरता से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगली जो हमको औषधि देनी है वो लीवर को मजबूत करने की औषधि देनी है। उसमें सिरप सर्वोलिन, लीवर 52, एडलिफोर्ड, इसमें से कोई एक सिरप
10-10 ml सुबह शाम दे सकते हैं। सर्वोलिन देते हैं तो 10-10 ml सुबह शाम खाना खाने से पहले। यदि सिरप लिब्री 52 या इडली फोर्ट देते हैं तो इसका जो है 10-10 ml सुबह शाम खाना खाने के बाद। अगला जो सिरप देना है रुचिनाशक औषधि देनी है। अगली जो औषधि देनी है रुचिनाशक औषधि देनी है। इसमें जो मुख्य औषधि आती है, मुख्य जो होता है जेनेरिक नेम सिप्रोहेप्टाडीन। ये अपने सिप्रोहेप्टाडीन नाम से हर जगह पर अवेलेबल है। तो सिप्रोहेप्टाडीन सिरप का प्रयोग करेंगे 10-10 ml सुबह शाम। इसके अलावा जो अगला प्रयोग करेंगे औषधि का वो है रक्तवर्धक औषधि। इसमें सिरप हेप्टाग्लोबिन, सिरप इमोपोर्ट या सिरप डिस्कोरेंज, इसमें से कोई एक सिरप 10-10 ml सुबह शाम देंगे। इसके अलावा कैप्सूल कोवाडेक्स, कैप्सूल बीकासोल या कैप्सूल बीकाडेक्सामिन, इसमें से कोई एक कैप्सूल सुबह शाम रोगी को देंगे। इसके अलावा कैप्सूल रेबिटाल, कैप्सूल न्यूरोकाइन गोल्ड, कैप्सूल फिपिकाल, इसमें से कोई एक कैप्सूल जो है दोपहर रोगी को एक दिया जाएगा, मतलब 24 घंटे में एक कैप्सूल दिया जाएगा। इसके अलावा देखिए ऑप्टिन्यूरान इंजेक्शन व टेबलेट, न्यूरोबियान इंजेक्शन व टेबलेट, टोलिवियन इंजेक्शन व टेबलेट, इसमें से किसी एक का चाहे आप ऑप्टिन्यूरान का प्रयोग कर रहे हैं तो ऑप्टिन्यूरान इंजेक्शन और ऑप्टिन्यूरान टेबलेट। देखिए एक टेबलेट सुबह शाम और एक इंजेक्शन एक दिन छोड़ के कुल 10 इंजेक्शन लगाने हैं। इसके अलावा न्यूरोबियान का अगर प्रयोग कर रहे हैं तो एक टेबलेट सुबह शाम और इंजेक्शन एक दिन छोड़ के, मतलब इसमें से किसी एक का प्रयोग करेंगे। और इसके अलावा लीवर 52 टेबलेट एक सुबह शाम साथ में देंगे। इसके अलावा इतना सब करने के बाद भी यदि रोगी को अधिक कमजोरी की स्थिति मालूम होती है, रोगी को बहुत ज़्यादा अधिक कमजोरी की स्थिति मालूम होती है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग जो प्रयोग करेंगे DD 25 mg इंजेक्शन का प्रयोग करेंगे। प्रत्येक सप्ताह में एक इंजेक्शन IMDD दिया जा सकता है। यदि अधिक कमजोरी की स्थिति मालूम होती है तो प्रत्येक सप्ताह में एक इंजेक्शन DD 25 mg का दिया जा सकता है। लेकिन DD इंजेक्शन जो है ये एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन होता है। इस इंजेक्शन का प्रयोग करने से पहले कंपनी द्वारा दिए गए साहित्य को भली प्रकार पढ़ने के बाद में ही इस इंजेक्शन का प्रयोग करें। और देखिए जो मुख्य इलाज करना है हमको, रोगी को प्रत्येक सप्ताह में एक उपवास अर्थात एक दिन व्रत रहने की सलाह दें। इसके बाद इतना सब ट्रीटमेंट चलाते समय रोगी को जो है प्रत्येक सप्ताह में एक दिन उपवास रहने की सलाह दें, अर्थात एक दिन उसको व्रत रहने की सलाह दें। इससे जो क्या होता है हमारे शरीर में जो है भूख ज़्यादा लगती है, मतलब हमारे शरीर में कुछ ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो उनको भोजन नहीं मिलता तो वो और ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। तो इसलिए रोगी को जो है सप्ताह में एक दिन व्रत रहने की सलाह दें। तो देखिए आज का हमारा जो है टॉपिक यहाँ पर अब समाप्त होता है, क्योंकि यहाँ पर हमने देखिए सीख लिया है अरुचि रोग। अरुचि रोग क्या है, अरुचि रोग के लक्षण, अरुचि रोग के कारण, अरुचि रोग की पहचान और अरुचि रोग के परिणाम, और अब अरुचि रोग के ट्रीटमेंट के बारे में। तो देखिए इतना सब ट्रीटमेंट करने के बाद में, इतना सब औषधि का प्रयोग करने के बाद में ये कैसी भी प्रकार की अरुचि रोग होगा तो 100% जो है ठीक हो जाएगा। आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आप तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बने रहिए चैनल के साथ। अभी तक आपने अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद।